तो ये देखिए फर्स्ट वन है हमारा बस बार। ठीक है, बस बार क्या होता है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं साथ में बताते चलता हूँ। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि आप इन सब चीज़ों से फैमिलियर रहे और माइंड में थोड़ा सा कॉन्क्रीट हो जाए कि ये होता क्या है बेसिकली इन सब ये सब चीज़। बस बार क्या होता है सब स्टेशन में जो हम लोग यूज करते हैं? सर वो कनेक्टिंग लाइंस होता है जो कि दो सेम वोल्टेज पॉइंट्स को जोड़ता है। ओके, सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर से कहना सही नहीं होगा, कंडक्टर का ही होता है इसलिए वो बना हुआ जो सब स्टेशन में यूज करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करना। जैसे कांस्टेंट वोल्टेज बस बार पे। डिफरेंट फीडर्स है हमारे पास, ठीक है, या फिर सब स्टेशन में अगर दो डिफरेंट सोर्स है हमारा इनकमिंग, ठीक है, दोनों 11 केवी का अगर हमारा या 132 केवी का हमारा वोल्टेज आ रहा है, दोनों दो डिफरेंट सोर्सेस से, तो एक कॉमन हम लोग बस बार क्रिएट करते हैं जिसमें कि दोनों इनपुट्स को हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वे एक पूरा का पूरा एक बस बार होता है हमारा। बेसिकली बस बार क्या है, कंडक्टर्स है, ठीक है, जिसको कि हम लोग डिफरेंट स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो एक हमारा कह सकते हो कि एक वोल्टेज, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज का एक सोर्स हो गया। ठीक है, वहां से जितना टैपिंग करना है हम लोग करके अलग अलग डायरेक्शंस में भेज सकते हैं फिर। ठीक है, 11 केवी का एक बस बार हो गया तो वहां से टैपिंग की और फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में हम लोग भेज दिए। ठीक है, अगर घर में यूज किए होगे देखे होगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मीटर के पास में जो लगा होता है, ध्यान दिए उसको कभी? यस सर। उसको भी अगर ओपन करोगे तो 3 स्ट्रिप्स दिखेंगे, 4 स्ट्रिप बेसिकली। ठीक है, 3 फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, वो एक स्ट्रिप दिखेगा कॉपर का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बस बार। ठीक है, जो हमारा पोल से कंडक्टर आता है मीटर पर, क्योंकि मीटर के बाद वो हमारे एक बस बार में आ गया। ठीक है, और उस बस बार से फिर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घर में अलग अलग डायरेक्शंस में, एक फेज और एक न्यूट्रल लेकर के वहां से। ठीक है, तो पर्पस उसका क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज हमको प्रोवाइड कर रहा है सभी फेज में, फिर वहां से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया बस बार। इसको हम लोग एक सिंगल सॉलिड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच और थर्ड वन है डबल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच। फोर्थ क्या है, ऑन लोड आइसोलेटिंग स्विच। बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइसोलेटिंग स्विच है। ठीक है, फिफ्थ में भी देख रहे होगा आइसोलेटिंग स्विच विथ अर्थ ब्लेड। ये आइसोलेटिंग स्विच क्या चीज है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग स्विच है, सीरियल नंबर 2 3 4 5। आइसोलेटिंग स्विच या कहे तो हम लोग आइसोलेटर उसको। ठीक है, आइसोलेटर क्या होता है, ये आइसोलेटर का हमारा बेसिक फंक्शन जो है वो है कि हम लोग अगर पावर को डिस्कनेक्ट करना है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, सब स्टेशन में डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। अगर हम लोगों को आइसोलेट करना है किसी भी इक्विपमेंट को उस पूरे सर्किट में से, ताकि उस इक्विपमेंट का हम लोग मेंटेनेंस कर सके, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आइसोलेटिंग स्विच, जिसको कि हम लोग आइसोलेटर भी कहते हैं। एंड द पर्पस इज टू आइसोलेट एनी पर्टिकुलर इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस होता है आइसोलेटर का। इसका सिंबल ये है, ये सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच, तो एक सिंगल ब्रेक दिख रहा है। डबल ब्रेक में क्या है, ये बोथ साइड से ओपन है। ठीक है, ये मूवेबल होता है, रोटेटिंग with the help of a plunger we can move it manually or it is moving automatically also. Okay. On load isolating switch और ये isolating switch with earth blade. So इसके साथ एक
अर्थिंग भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स से इसको जानो समझो कि आइसोलेटर क्या है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, एक और चीज आइसोलेटर के बारे में इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर पूछा भी जाता है कई बार, आइसोलेटर ऑन लोड वर्क करता है या ऑफ लोड? ऑफ लोड। ऑफ लोड। क्यों, क्या उसका कोई रीजन भी है क्या? ऑन लोड सर अगर करेंगे तो क्या होगा? ये हेवी करंट को सर ये सर्ज इम्पल्स क्रिएट होगा करंट और को स्पार्क। डिजाइन नहीं, सर्ज करंट को हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं होता है, उसके लिए सर्किट ब्रेकर आता है। ठीक है, तो सब स्टेशन में क्या है, नॉर्मली हम लोग हाई वोल्टेज में डील कर रहे हैं, तो जब सडनली अगर हम सर्किट को ब्रेक करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे अगर वहां से, तो क्या होगा कि काफी ज्यादा आर्क प्रोड्यूस होगा, और उस आर्क को क्विंच करने के लिए, उस आर्क को सप्रेस करने के लिए हमारे पास कोई वैसा मैकेनिज्म आइसोलेटर के साथ नहीं होता। आइसोलेटर जैसे ओपन एयर में रहता है हमारा, ठीक है, तो वहां पर आर्क को क्विंच करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नो लोड पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और हमारा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हम लोग यूज करते हैं सब स्टेशन में, दैट इज करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी एंड पीटी। इसका पर्पस क्या है, सिंबल तो देख रहे हो करंट ट्रांसफार्मर को, ये एक हमारा लाइन है, सपोज ये एक ट्रांसमिशन लाइन का एक फेज है जिसको रिप्रेजेंट किया गया, इसके अक्रॉस इसको हम लोग दिखा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, पर्पस क्या है सीटी और पीटी का सब स्टेशन में? एनीवन? सर करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है करंट को, ओके, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पोटेंशियल वोल्टेज ट्रांसफर वोल्टेज को वो इंक्रीज और डिक्रीज करना, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक है, मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन टाइप का। हाँ कह सकते हो लिटिल बिट। ठीक है, ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट वोल्टेज को डील कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी यहाँ पर भी होगा हमारा, बेसिक्स तो पढ़े ही होंगे करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या यूज होता है, सब स्टेशन में हम लोग हाई वोल्टेज में डील कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पावर है दैट हैज सर्टेन हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, एग्री? अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, अगर इस करंट और वोल्टेज, हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेजर करना है तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? क्या हमारे पास वैसे अपरेटस है, मेजरिंग इक्विपमेंट्स है? एमीटर और वोल्टमीटर लगाने जाएंगे तब तो पॉसिबल नहीं है, आखिरकार उस पैरामीटर को चाहिए होगा ना, कितना वोल्टेज कितना करंट फ्लो कर रहा है सब स्टेशन में हमारा जो इनकमिंग है, ताकि उसको हम लोग कंट्रोल कर सके, उसके हिसाब से हम लोग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज कर सके, किस रेटिंग का इक्विपमेंट यूज करना होगा, तो वोल्टेज लेवल करंट लेवल तो पता करना पड़ेगा ना आखिर कितना है, तो यस उसके सर। हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो हमारे पास कोई मेजरिंग इक्विपमेंट वैसा नहीं है, ठीक है, कि डायरेक्ट वोल्टेज और करंट हम लोग यूज कर ले, वोल्टमीटर एमीटर लगा करके पॉसिबल तो है नहीं उस रेटिंग का डिजाइन कर पाना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेशन में कंट्रोल रूम भी होता है जहाँ के डिफरेंट रिलेज और बाकी कंट्रोल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उन सबको पैरामीटर्स कहाँ से पता चलता है कि जो करंट और वोल्टेज फ्लो कर रहा है सब स्टेशन में जो भी हमारा, तो ये सब हम लोग डेटा को फेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वोल्टेज एंड करंट वैल्यू। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्राइमरी साइड ये ट्रांसमिशन लाइन है जो देख रहे हो, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है हाई वोल्टेज,
ठीक है, यहाँ करंट भी हाई होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, ठीक है, जिसका प्राइमरी देख रहे होगे सिंगल टर्न है, जस्ट सिंगल टर्न। सिंगल टर्न होने के कारण क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा इस साइड का, प्राइमरी साइड का, ट्रांसफार्मर का क्या होता है, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन। V1 by V2 equal to N1 by N2। ठीक है, तो अगर N1 हमारा कम है, N1 कम है अगर हमारा नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड में, तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। स्टेप अप, मतलब हाँ, मतलब सेकेंडरी साइड में ज्यादा होगा और प्राइमरी साइड में कम होगा। ठीक है, हाँ, मेन पर्पस समझ गए इसका क्या है। तो हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों को पर्पस क्या है हमारा, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज, या सॉरी सेकेंडरी साइड में करंट कम होना चाहिए। ठीक है, V1 by V2 इक्वल टू N1 by N2 इक्वल टू I2 by I1। ठीक है, तो I2 हमारा होना चाहिए कम, सो दैट वी कैन मेजर इट, वी कैन नोट इट, ओके, और उसको हम लोग फिर कंट्रोल इक्विपमेंट में भेज सकते हैं। I2 का वैल्यू कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, N1 क्या होना चाहिए, कम की ज्यादा, ज्यादा होना चाहिए। N1 by N2 इक्वल टू I2 by I1। I2 हम लोगों को चाहिए कम, ठीक है, I1 ऑलरेडी हमारा हाई है, तो N2 का वैल्यू ज्यादा होगा, N1 का वैल्यू कम होगा। ठीक है, जो भी हो, एक अपना उसको अगर तुम लोग मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो उस चीज को, ठीक है, लिखने पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस चीज को। सो वो डिसाइड कर सकते हो कि N1 और N2 में कौन किसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए, सो दैट वी कैन गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द सेकेंडरी साइड, सो दैट वी कैन मेजर इट, we can record it, okay? And that is possible with the help of the current transformer and potential transformer. This potential transformer is also called as voltage transformer, okay? एक और चीज, करंट ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसके पैरेलल में इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, और ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। उसी तरह से एक हमारा, जब उससे भी ज्यादा हाई वोल्टेज में डील करना हो, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, तब हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, CVT इसका क्या नाम है। ठीक है, उसका सिंबल क्या है, ये कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, CVT, कैपेसिटर्स, इट विल वर्क लाइक अ कैपेसिटर। उसके बाद ये ऑयल सर्किट ब्रेकर या सर्किट ब्रेकर जो भी हो, ठीक है, ये बेसिक सिंबल है हमारा सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर क्या है, इसका वर्क क्या है हमारा, सर्किट ब्रेकर का पर्पस है हमारा सर्किट को ब्रेक करना अंडर द एबनॉर्मल सिचुएशन, अंडर द फॉल्टी कंडीशंस। ठीक है, तो ये दो कॉन्टैक्ट्स है, ये जो देख रहे हैं ये दोनों कॉन्टैक्ट्स है बेसिकली। ठीक है, ये दोनों कॉन्टैक्ट इनिशियली ज्वाइंट रहते हैं, आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, और जैसे ही कभी हमारा फॉल्ट होता है तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और इस सेपरेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये इसके अंदर में एक आर्क को पिंच करने का एक हम लोग मैकेनिज्म अपना डेवलप करते हैं, दैट मे बी आइदर ऑयल और एयर or different types of the gases also, okay, based on that the different names of the circuit breaker we are giving। तो बेसिक पर्पस हमारा सर्किट ब्रेकर का यही है। okay? अगर कोई फॉल्ट होता है तो हमारा इस सर्किट को ब्रेक कर देगा वो। ठीक है, सपोज ये हमारा प्राइमरी साइड से है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, पावर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन से, और इधर में हमारा कंज्यूमर एंड है। अगर यहाँ कहीं फॉल्ट आ गया
ठीक है। तो ये सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इस सर्किट को ब्रेक कर देगा, सो दैट ये पावर यहाँ से आगे इस एंड पर हमारा कहीं नहीं जाता है। ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर, उसके हिसाब से सिंबल्स डिफरेंट है। लाइटनिंग अरेस्टर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइटनिंग अरेस्टर? लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है? बेसिकली सब स्टेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं कि अगर लाइटनिंग होता है, ठीक है, रेनी सीजन्स में नॉर्मली, तो क्या होता है कि ये एक लो रेजिस्टिव पार्ट प्रोवाइड करता है हमारे इक्विपमेंट को। ये नॉर्मली लगा होता है हमारे इक्विपमेंट्स के ऊपर में, ठीक है। जो भी कोई हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर या एक सब स्टेशन ही है हमारा पूरा का पूरा, तो उसके लिए भी एक सेपरेट लाइटिंग अरेस्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसका हाइट सबसे ज्यादा होगा, अदर इक्विपमेंट्स के मुकाबले इसका हाइट सबसे ज्यादा होगा, सो दैट अगर कभी लाइटनिंग होता है तो वो लाइटनिंग को कैच करेगा और ये एक लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करेगा। करंट कहाँ से फ्लो करेगा? जहाँ उसको लो रेजिस्टिव पाथ मिलेगा। ठीक है, मिनिमम रेजिस्टिव पाथ से फ्लो करता है करंट, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो ये एक इसका काफी लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, और लाइटनिंग जो भी होगा वो हमारा अर्थ में चले जाएगा और इक्विपमेंट हमारा सेफ हो जाएगा, प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है। ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, तीनों फेज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स भी इसमें फिर आते हैं। रिले, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिले हैं। ठीक है। सो ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स, मेन इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम लोग सब स्टेशन में यूज करते हैं। ठीक है। अब इसको यूज करते हुए ये सब डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी बताया गया है, हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, बेसिक लोग ये पढ़ भी सकते हो, शेयर कर देंगे, या तुम लोगों के पास होगा भी, वीके मेहता की बुक है ना तुम्हारे पास? नो सर, ठीक है, इसका सॉफ्ट कॉपी हम शेयर कर देंगे तुम लोगों के साथ, ई बुक। ठीक है, अगर हार्ड कॉपी नहीं रखे हो, कोई घर पर होगे तो शेयर कर देते हैं। ठीक है, ओके। लोग इसे देख सकते हैं। तो इसके बाद इन डिफरेंट सिंबल्स को यूज करके हम लोग एक सिंगल लाइन डायग्राम एक सब स्टेशन का ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको कि इन शॉर्ट हम लोग एसएलडी कहते हैं। ठीक है, ये एक हमारा है 66/11 केवी सब स्टेशन का एक डायग्राम है। ठीक है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद फिर आज का क्लास क्लोज करते हैं। ये डायग्राम देख करके कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, कुछ समझ नहीं आया। तो कुछ नहीं आ रहा है ना, ठीक है। आज एक्सप्लेन करें या इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करें? तुम लोगों को हम ये आज बुक भी कर शेयर दीजिए सर। करते हैं, तुम लोगों का ये बुक भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तुम लोग एक बार देख भी लेना अपने से भी इस चीज को, क्योंकि एक बार देखोगे तो जरूरी नहीं कि समझ में आए। देखो इसमें क्या है, 66/11 केवी सब स्टेशन का ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है। यहाँ देख रहे होगे कि इनकमिंग 1 66 केवी एंड इनकमिंग 2 66 केवी, दो इनकमिंग आ रहे हैं किसी जनरेटिंग स्टेशन से आ रहे हैं। ठीक है, 66 केवी लाइन। ये सिंबल किसका है? सर आइसोलेटिंग स्विच का सर। डबल आइसोलेटिंग स्विच। हाँ डबल आइसोलेटिंग स्विच, ओके, एग्री। ठीक है, तो आइसोलेटर हमारा कहाँ लगा होता है? साथ में ये भी देखते चलना कि सीक्वेंस क्या है इस कंपोनेंट का। ये आइसोलेटिंग स्विच हम लोग यहाँ लगाए हैं, यहाँ आगे क्यों नहीं लगाए? ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना माइंड में, यही क्यों लगाते हैं हम लोग? अगर इस सब इक्विपमेंट स्टेशन को में कोई फॉल्ट आए, हाँ बताओ।
इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्ज अंदर ना घुसे इसलिए। इक्विपमेंट को तो प्रोटेक्ट करना ही है, तो ठीक है, उसके लिए और भी सब स्टेशन में अगर कोई फॉल्ट आया तो वो सर्किट ब्रेकर पहले इस- उसको डिस्कनेक्ट करेगा। इस पूरे सब स्टेशन में अगर कोई फॉल्ट आ गया कहीं भी, और इसके अंदर जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं अगर वो हमारा काम नहीं किया, ठीक है, या इस सब स्टेशन में मेंटेनेंस का कोई वर्क करना है, इस पूरे सब स्टेशन में सारे इक्विपमेंट्स का अगर हमको मेंटेनेंस का कोई वर्क करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये आइसोलेटिंग स्विच को हम लोग ऑपरेट करेंगे। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल इनकमिंग है, इट मीन्स पूरा का पूरा हमारा एक पैरेलली दो हमारा फीडर्स है, कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी एक में काम करना होगा तो एक को आइसोलेट कर देंगे, दूसरे को वर्किंग रखेंगे। अगर दोनों में काम करना होगा दोनों को आइसोलेट कर देंगे। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि ये पावर जो यहाँ आ रहा था अगर पूरे सब स्टेशन से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये पावर कहाँ जाएगा, फिर हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सब स्टेशन का जहाँ इनकमिंग होता है वहां पर एक अल्टरनेट ऑप्शन भी रहता है कि सारा आजकल के डेट में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड सब स्टेशन होते हैं, एक सब स्टेशन दूसरे सब स्टेशन से इंटरकनेक्टेड होता है। अगर कहीं का पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हम लोग दूसरे सब स्टेशन के थ्रू पावर तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट कम है, पावर ज्यादा आ रहा है इनकमिंग, तो हम लोग किसी दूसरे सब स्टेशन को भेज देंगे कि हमारे यहाँ सरप्लस पावर है। सारा इंटरकनेक्टेड होता है, तो ये यहाँ से डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू दूसरे सब स्टेशन को हम लोग डाइवर्ट कर देंगे फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि हम लोग वो मेंटेनेंस करना है इस सब स्टेशन में। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस है आइसोलेटर का, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमारा होता है। उसके बाद ये क्या है, जैसे सर्किट ब्रेकर है, ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर। ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर या सिंपल सर्किट ब्रेकर अभी समझो। ठीक है, टाइप्स में उतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ। ये सर्किट ब्रेकर है, तो आइसोलेटर उसके बाद सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के बाद ये क्या है, ये दोनों सिंबल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है और एक बस ट्रांसफार्मर। ये हमारा होगा करंट ट्रांसफार्मर, ये सिंबल, और ये जो होगा हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या लिखा हुआ है, रेटिंग 66 kV बाई 110 वोल्ट। ठीक है, ये जो 66 kV आ रहा है इसको वो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 110 वोल्ट पर कन्वर्ट कर रहा है सेकेंडरी साइड में। इस 110 वोल्ट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस कम वोल्टेज को हम लोग मेजर कर सकते हैं जो कि हमारा यूज है, और इसको हम लोग भेज देंगे मेजरिंग इक्विपमेंट्स के पास, जो कि कंट्रोल पैनल में कोई डिस्प्ले भी करते रहेगा कि हमारा यहाँ पर वोल्टेज का करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हम लोग देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, वैसे ही हमारा ये करंट ट्रांसफार्मर ये भी वही काम करेगा। इस करंट ट्रांसफार्मर का देखो रेटिंग क्या लिखा हुआ है, 800/1। इट मीन्स इसके प्राइमरी साइड में 800 एम्पियर करंट है और सेकेंडरी साइड में 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, इसका रेटिंग सेकेंडरी साइड में हमको 1 एम्पियर करंट मिलेगा। नॉर्मली प्राइमरी साइड में जो भी वोल्टेज हो सेकेंडरी साइड में आइदर 1 एम्पियर और 5 एम्पियर होता है, नॉर्मली ज्यादातर सीटी जो भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सर नंबर ऑफ टर्न का रेशियो नहीं दिया हुआ है, ये करंट का रेशियो दिया हुआ है। हाँ, करंट का हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी साइड में हमारा 1 एम्पियर या 5 एम्पियर नॉर्मली हमारा रहता है। उसके बाद ये क्या है, ये जो एक देख रहे होगे, ये दो सेट लाइन जो देख रहे हो बड़ा सा बस बार है बस सर। बाहर ये बस बार हमारा। ठीक है, जो कि लिखा हुआ 260 mm² ACSR बस कंडक्टर। ठीक है, बस बार क्या है, बेसिकली कंडक्टर का ही हमारा बना होता है। तो ये हमारा ACSR कंडक्टर का बना हुआ है ये बस बार, और इस ACSR कंडक्टर का ये लिखा हुआ डायमेंशन हमारा 260 mm² का है ACSR कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, हमारा बस कपलर देख रहे होगे यहाँ पर। ठीक है, बस कपलर का काम क्या है, नाम से ही क्लियर है,
बस को कपल कर रहा है, इन दोनों बस को। ये 66 केवी बस 1 है, ये 66 केवी का बस 2 है। इन दोनों बस को ये कनेक्ट कर रहा है, कपल कर रहा है, ठीक है। और वहां पर हम लोग एक यूज कर रहे हैं आइसोलेटर, आइसोलेटिंग स्विच का। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोगों को इस बस के थ्रू जो भी लोड कनेक्टेड है उसको ट्रांसफर करना होगा इस बस के ऊपर, ठीक है, या इस बस के थ्रू जो भी लोड कनेक्टेड है बस 2 के थ्रू उसको स्विच करना होगा हम लोगों को बस 1 के ऊपर, सारा का सारा लोड को या कुछ पार्शियल लोड को। तो ये आइसोलेटर्स को हम लोग ऑपरेट करके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम है हमारा बस कपलर का, कपल कर रहा है इन दोनों बस को, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में फिर ये लाइटनिंग अरेस्टर हमारा यूज किया गया है। ये लाइटनिंग अरेस्टर, ये जो बस बार होगा उसके साथ ही बिल्कुल टॉप पर ये लगा हुआ होगा उसके एक पोल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर इसको दिखाया गया है, इस किसी कॉर्नर के थ्रू ये एक पोल पर एट द टॉप बिल्कुल हाइट पर लगा रहता है ये, ताकि अगर लाइटनिंग हो तो ये हमारे पूरे बस बार को प्रोटेक्ट कर सके। करंट जो है ड्यू टू सर्ज वो हमारा डायरेक्ट यहाँ नहीं आकर के इस लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू ग्राउंड में चले जाए, ये हमारा इसका पर्पस है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पे लगा हुआ है बस बार के थ्रू ताकि इसके वोल्टेज को भी हम लोग मेजर कर सके। बस बार 1 के साथ तो लगा ही हुआ है, ठीक है। फिर देखो उसके आगे क्या है, ये डिफरेंट आइसोलेटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 66 के भी बस बार के साथ डिफरेंट आइसोलेटर्स है, उसमें से किसी एक को यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। ये है ट्रांसफॉर्मर 66/11 के भी ट्रांसफॉर्मर, एक ये है एक ये है, दो ट्रांसफॉर्मर को दिखाया गया यहाँ पर। तो इस ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में 66 के भी, सेकेंडरी में 11 के भी है, ठीक है। तो ये आइसोलेटर के थ्रू ये बस बार से, ठीक है। उसके बाद हमारा सीटी है लगा हुआ, फिर ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर के बाद ये ट्रांसफॉर्मर में आ गया। और इस ट्रांसफॉर्मर के लिए भी एक अलग से लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग लगा दिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर काफी हाई रेटिंग का है। अगर यहाँ भी लाइटनिंग के कारण डैमेज होता है तो पूरा हमारा नेटवर्क डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी एक लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग लगा देते हैं। और फिर यहाँ सीटी भी लगा दिया। सीटी देखो प्राइमरी साइड में भी सीटी लगा हुआ है और सेकेंडरी साइड में भी लगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों साइड में सीटी को लगा दिया गया है ताकि करंट हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों साइड पता कर सके। और वोल्टेज तो पता है 66 केवी और 11 केवी का है हमारा। फिर सेकंड ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, स्टेप डाउन किया 66 केवी को 11 केवी में, और फिर ये 11 केवी को इस सर्किट ब्रेकर को यहाँ लगाया गया है 11 केवी लाइन में। एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ था हमारा 66 केवी प्राइमरी साइड में, और दूसरा सर्किट ब्रेकर एक लगा हुआ है कनेक्टेड है सेकेंडरी साइड में, ठीक है। ये सब हमारा इस ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये लाइटनिंग अरेस्टर और ये दोनों साइड में सर्किट ब्रेकर पूरी तरह से। फिर ये 11 केवी जो कन्वर्ट हुआ है, ये 11 केवी हमारा आ गया ये 11 केवी बस बार पर, ठीक है। ये 11 केवी का बस बार हो गया, और फिर ये 11 केवी हमारा यहाँ से चले गया आउटगोइंग सर्किट, जो कि कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ वहां तक आ गया ये 11 केवी, ठीक है। ये 11 केवी का भी सीक्वेंस क्या है, एक हमारा स्विच लगा हुआ है, ठीक है, आइसोलेटर सिंगल पोल, उसके बाद सर्किट ब्रेकर है, सीटी है, और फिर यहाँ पर एक स्विच है। इसके थ्रू हमारा ये 11 केवी आ गया, जो कि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कह सकते हो, या एक कह सकते हो कि एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 11 केवी बाई 400 वोल्ट का, ठीक है, जिसके जो कि हमको सेकेंडरी साइड में 400 वोल्ट मिलेगा और हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। वही एक दूसरा पैरेलल सर्किट यहाँ भी वही चीज दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा हो गया एक तरह से सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होगे एक एक्स्ट्रा भी चीज है दिया हुआ कि ये 66 केवी का जो बस बार है, यहाँ से 66 केवी को हम लोग दूसरे सब स्टेशन में भी भेज सकते हैं, वो भी एक अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ से देख रहे हो एक अलग सर्किट ब्रेकर लगाते हुए इसको आइसोलेटर स्विच के थ्रू हम लोग आउटगोइंग 66 केवी लाइन दूसरे सब स्टेशन में भेज सकते हैं। तो ये भी एक अरेंजमेंट किया हुआ है। ये पूरा हमारा सिंगल लाइन डायग्राम हो गया एक 66/11 केवी सब स्टेशन, ठीक है। तुम लोग अपने से एक ट्राई करना
घर में, ठीक है, जहाँ भी हो, एक 132 kV बाई 33 kV सब स्टेशन के लिए एक सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इतने सारे फीडर्स को दिखाओ, ठीक है, एक ही फीडर को दिखाना और उसको खुद से ड्रॉ करो, एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। 132 kV बाई 33 kV। हेलो हाँ सर, बस कपलर का सर यूज करना जरूरी है? वो तो सर हम आइसोलेटर लगा के भी दोनों बस के बीच में जो बाहर निकालना होगा, जो लाइन निकालना होगा, वो ले सकते कर सकते हैं। बस कपलर इसको नाम दिया गया बेसिकली, यहाँ बस कपलर करके कोई इक्विपमेंट दिख रहा है क्या लोगों को? हैं। नहीं, कोई अलग इक्विपमेंट नहीं ना है, हम लोग तो आइसोलेटर ही यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो और क्या यूज कर रहे हैं? डबल Yes, पोल sir. आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर है, सीपी पीटी, यही है। बस कपलर इसको नाम दिया गया कि पर्पस उसका हमारा बस को कपल करने के लिए, बेसिकली तो कंडक्टर वो से और सर पूरा का आइसोलेटर पूरा सब पूरा का पूरा सर बस से लोड अगर चेंज करना रहेगा तो सर एक ही बार में हो जाएगा उसका। हाँ, अगर मान लो कि ये दो पैरेलल लाइंस निकला हुआ है ना, अगर ये ट्रांसफार्मर में कहीं फॉल्ट आ गया, ठीक है, ये एरिया को हमको सप्लाई करना है, इस एरिया को, तो कैसे करेंगे फिर? इस एरिया में जो यहाँ पर कंज्यूमर होगा, आउटगोइंग सर्किट जो दिख रहा है, यहाँ पर कैसे अगर हम सप्लाई करेंगे, अगर ये पावर ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा हमारा, तब क्या करेंगे हम लोग? ये ट्रांसफार्मर के थ्रू ये जो 11 kV आया है, ठीक है, इस 11 kV तक आ Yes, रहा है, ये 11 kV को देखो यहाँ से बस कपलर के थ्रू एक कनेक्ट करके इस 11 kV को दे दिया गया डायरेक्ट। ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम हो गया ना पूरा। अगर ये Yes, sir. ट्रांसफार्मर किसी कारण से काम नहीं करे तो हम लोग यहाँ तक सप्लाई दे सकते हैं। सिमिलरली अगर ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा तो यहाँ से हम लोग सप्लाई दे सकते हैं इसको, यहाँ पर जो कंज्यूमर होंगे इसको। मतलब बस कपलर का हमारा बेसिकली वही काम है, स्विच कर देना। ये 11 kV बस के लिए बस कपलर हो गया, ये सिमिलरली 66 kV के लिए हो जाएगा हमारा, ठीक है। पर्पस Yes, यही है सर इसका, और कुछ? हाँ बताओ। सर सेकेंडरी साइड में लाइटनिंग अरेस्टर क्यों नहीं लगाया गया है? लाइटनिंग अरेस्टर सेकेंडरी साइड में तो यहाँ पर जो होता है ना, ये 11 kV में जो आया है, यहाँ जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उस ट्रांसफार्मर के साथ ऑलरेडी एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ आता है तीनों फेज के लिए। अगर ध्यान दोगे, जैसा इंसुलेटर होता है उसी शेप का लाइटनिंग अरेस्टर होता है, ट्रांसफार्मर के साथ ही लगा होता है। वो ऑलरेडी इस ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा लगा होता है। लाइटनिंग अरेस्टर का मेन पर्पस है हमारे हैवी इक्विपमेंट्स, जो मेन इक्विपमेंट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। किसी ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए अब यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। ये ट्रांसफार्मर हमारा मेन इक्विपमेंट है, ये बस बार हमारा मेन है, फिर यहाँ जो 11 kV बाई 400 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें ऑलरेडी लगा हुआ आता है, ठीक है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। तो सब जगह लाइटनिंग अरेस्टर रहता है, ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी साइड में जरूरत नहीं है, सेकेंडरी साइड में भी रहता है लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ सेपरेट शो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ जो ट्रांसफार्मर होगा, अगर घर के पास भी आप अगर अपने किसी ट्रांसफार्मर को देखोगे अपने गली में, तो उस ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर के साथ साथ लाइटनिंग अरेस्टर भी 3 पेज के लिए 3 लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। और ध्यान देना कि उस तीनों लाइटनिंग अरेस्टर से एक पतला सा वायर कनेक्ट होकर के वो ग्राउंड में आकर के नीचे जमीन में लगा होता है, ठीक है। वहाँ भी लाइटनिंग अरेस्टर का यूज होता है सेकेंडरी साइड में। सिर्फ यहाँ शो नहीं किया गया, इसके आउटगोइंग सर्किट्स को और डिटेल में नहीं दिखाया गया, दैट्स इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। हाँ बताओ। सर ट्रांसफार्मर बॉडी को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करना जरूरी है? ट्रांसफार्मर बॉडी को, यस सर। हाँ, अगर नहीं करोगे और लाइटनिंग के समय लाइटनिंग स्ट्रोक ट्रांसफार्मर पे ही होगा तब क्या होगा? उस तो ट्रांसफार्मर के लाइटनिंग थ्रू अरेस्ट जितने भी लोड कनेक्टेड है ना, जितने भी लोड कनेक्टेड है उस ट्रांसफार्मर के थ्रू, सब में हाई वोल्टेज का इश्यू आएगा और घर में जितना भी लाइट फैन ऑन करके बैठे होगे सारा का सारा हाई वोल्टेज के कारण सब डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में लाइटनिंग अरेस्टर का बहुत ज्यादा जरूरत है।